आज हम सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में सबसे पहले ये 3 व्यक्ति होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। 3 व्यक्ति हैं, मैं, तुम और वह। इसे हमने संस्कृत में भी सीखा था और आज हम हिंदी में भी इसे सीख रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसे देखेंगे कि हिंदी में मैं, तुम और वह होता है, जिसे हम उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं और तुम को मध्यम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं और वह को अन्य पुरुष की श्रेणी में रखते हैं, जिसे संस्कृत में हम प्रथम पुरुष बोलते हैं। वह अन्य पुरुष को हिंदी में अन्य पुरुष बोलते हैं और संस्कृत में प्रथम पुरुष बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो यानी कि मैं उत्तम पुरुष और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, हिंदी में तुम, हिंदी में और संस्कृत दोनों में ही मध्यम पुरुष और इंग्लिश में सेकंड पर्सन। वह को हिंदी में अन्य पुरुष, संस्कृत में प्रथम पुरुष और इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। एक बार फिर से देखें, मैं जो बात करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसे संस्कृत और हिंदी दोनों में उत्तम पुरुष बोलते हैं और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। इंग्लिश में मैं बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन यहाँ हिंदी और संस्कृत में भी फर्स्ट पर्सन ही होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब उत्तम, उत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है, बात करने वाला। और उसके बाद जो आमने सामने होते हैं उसे हम तुम की बात करते हैं। तुम, आप, तुम्हारा, इस तरह के शब्द लगाते हैं, जो वो होते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में भी इसे मध्यम पुरुष ही कहते हैं और इंग्लिश में इसे सेकंड पर्सन बोलते हैं। वह एक होता है वह, वे सब, वे, उनका, ये सब जो शब्द आते हैं, जो व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है, मैं और तुम जिसके बारे में बात करते हैं, उसे हम वह को अन्य पुरुष की श्रेणी में रखते हैं हिंदी में, और संस्कृत में उसे हम प्रथम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं और इंग्लिश में हम उसे थर्ड पर्सन की श्रेणी में रखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसके उदाहरण वाक्यों में, सेंटेंस के आधार पर अब हम इसके उदाहरण देखेंगे कि सर्वनाम में और कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी जो भी नाम आया है, जैसे आपका नाम है, तो आपका नाम जहां लिखा मनीष लिखा हुआ है, तो मनीष को हम एक बार मनीष बोलेंगे ना, उसके बाद जब दोबारा बोलेंगे तो हम कहेंगे तुम, मनीष तुम ये काम कर लेना। अब हम बार बार ये तो नहीं कहेंगे मनीष, मनीष ये काम कर लेना, है ना। तो मनीष के स्थान पर जब हमने तुम लगाया, मनीष तुम यह पुस्तक ले लेना, है ना। ये एक वाक्य मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मनीष एक नाम आ गया, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये आ गई। तो मनीष तुम यह पुस्तक ले लेना। अगर मैं कहूँ मनीष, मनीष यह पुस्तक ले लेना, फिर बार बार मनीष मनीष तो हम कहेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। तो ग्रामर को, भाषा को सुंदर बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं कि वहां पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मनीष के स्थान पर यहाँ पर हमने मनीष ना लगाकर तुम लगाया। तुम यह पुस्तक, अब यह पुस्तक, जो यह शब्द है ये भी सर्वनाम है, तुम भी सर्वनाम है और बाकी ये मनीष भी, मनीष क्या है, संज्ञा, और पुस्तक भी संज्ञा है। लेकिन मनीष व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्यों है पुस्तक? क्योंकि पुस्तक तो पुस्तक है, सारी पुस्तकें पुस्तकें ही होंगी। कोई नाम तो हमने दिया नहीं, ये भी नहीं कहा कि स्वर लहरी ले आना या फिर संत ले लेना। किसी पुस्तक का हमने नाम नहीं दिया ना, खाली पुस्तक लिखा है, तो पुस्तक तो कोई भी हो सकती है, इसलिए पुस्तक जातिवाचक है। मनीष जो है ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। और जो ये पुस्तक है ये हो गया जातिवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। और जो ये तुम और यह,
ये दोनों हैं सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। तो ये बात समझ में आ गई कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं सर्वनाम, है ना। अब जैसे मेरा नाम अरुणा है ना। अब मैं बार बार तो नहीं कहूंगी कि आप तो कहोगे कि अरुणा मैडम के घर जाना है ना, लेकिन मैं कहूंगी कि मेरे घर आ जाओ। मैं अपना नाम थोड़ी अरुणा के घर आ जाना, मैं खुद ही तो अपनी बात नहीं करूंगी ना। तो मैंने अपना नाम ना लेकर मैं बोला या मेरा बोला, तो मेरे नाम के स्थान पर मैं आया और मेरा आया, तो ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात बेटा। और अगर आप कहो कि चिंटू नहीं आया, चिंटू आपके सामने यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चिंटू क्यों नहीं आया, तब आप क्या जवाब दोगे? कि उसको खेत में जाना था, गेहूं कटवाना था उसको। तो चिंटू नाम के लिए हमने चिंटू बार बार ना कहकर आपने कहा कि उसे तो खेत में जाना था, इसलिए वो नहीं आया, इसलिए वह नहीं आया। वह शब्द भी चिंटू के स्थान पर आया, तो वह थर्ड पर्सन हो गया, अन्य पुरुष जो कि हमारे बीच में नहीं है, वो बाहर गया हुआ कहीं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन और अन्य पुरुष को भी बेटे समझ लो कर पढ़ो। जो वह है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया, और जो हम और आप हैं ये दो जनों के बीच की बात होगी। चाहे वो दो, हम अगर मेरे पास और भी लोग हैं तो हम कहेंगे, और तुम दो जने हो तो तुम दोनों हो गए। तो तुम और मैं की कैटेगरी में आ गए, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वह थर्ड पर्सन हो गया, वो वह हो गया। वह को हिंदी में हम अन्य पुरुष बोलते हैं और संस्कृत में प्रथम पुरुष बोलते हैं। संस्कृत में प्रथम पुरुष बोलते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें याद कर लो, एकदम दिमाग में फिट कर लो। मैं उत्तम पुरुष और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, और दूसरा संस्कृत और हिंदी में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है ना, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ होता है, सबसे पहला व्यक्ति। और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। हाँ, इसको घर जाके समझाना तो आपको भी समझ आ जाएगा। और मैं आपसे तुम से बात कर रही हूँ, आप मेरे लिए तुम हैं। तुम क्या है? मध्य नहीं, मध्यम पुरुष। हाँ, और इंग्लिश में पर्सन टू, सेकंड पर्सन। इंग्लिश में सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन। ये तीन व्यक्ति ठीक से समझ आ गए ना बेटा? अब नहीं भूलोगे ना। तो बस यहाँ पर मैंने ये समझाना था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मनीष, तुम यह पुस्तक ले लेना। अब मनीष एक नाम है, मनीष के नाम के स्थान पर हमने तुम लगाया, अब तुम सर्वनाम हो गया। और यह पुस्तक, पुस्तक की बार बार हम बात नहीं कर रहे, पुस्तक की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस पुस्तक को ले जाना, तो यह पुस्तक या इस पुस्तक, ये भी सर्वनाम हो गया, है ना। तो मनीष जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, और तुम और यह, ये सर्वनाम है। एकदम क्लियर हो गई बात? आगे देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और मेरे वीडियोस को आप कितना अधिक पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हो सके तो जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी इसे समझें और आप भी किसी ना किसी को पढ़ाएं। जो आप यहाँ सीखते हैं उसे आप कहीं ना कहीं पढ़ाएं, अपने छोटे भाई बहनों को, या अपनी क्लास में ही किसी वीक स्टूडेंट को आप जरूर पढ़ाएं, ताकि आपका अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। बहुत ही कॉमन से वाक्य लेकर आई हूँ जिसके माध्यम से हम सीखेंगे कि सर्वनाम इनमें से कौन कौन से शब्द हैं। प्रेम व्यक्त करने के लिए हम मोस्टली ये वाले वाक्य बोलते हैं, मुझे तुमसे बहुत प्यार है ना, बहुत बहुत प्यार है सिंपल वे में। मैं तुमसे बहुत स्नेह करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरी तुम पर बहुत श्रद्धा है।
तरीकों से कहा जा सकता है मैं तुमसे बहुत बहुत, मुझे तुमसे बहुत बहुत प्यार है। एक जनरल वे में हम किसी पर अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं, यानी कि जैसे फ्रेंड्स के अंदर, फ्रेंड सर्कल में हम सिंपल वे में इस तरह से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। ऊपर उसके बाद मैं तुमसे बहुत स्नेह करती हूँ। जब स्नेह की बात आती है तो दिल से स्नेह करने वाली बात इसमें प्रकट होती है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम शब्द में एक लगाव, एक मोह व्यक्त होता है। मोहवश हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरी तुम पर बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा यानी कि विश्वास, मतलब अंध प्रेम जिसे कहते हैं, कि हम इतना विश्वास करते हैं किसी पर कि उसमें श्रद्धा हमें दिखने लग जाती, जैसे कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। ईश्वर की भक्ति जो होती है श्रद्धा वाली भक्ति होती है, जिसमें हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम देना चाहते हैं, तो वहां पर श्रद्धा शब्द आता है। तो मेरी तुम पर बहुत श्रद्धा है, ये भी स्नेह प्रेम व्यक्त करने की ही बात है। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में कहें आई लव यू, इंग्लिश में एक सेंटेंस चलता है आई लव यू सिंपल वे में, लेकिन इसे अगर हम और ज्यादा अच्छा सा कहना चाहें आई लव यू एक्सट्रीमली, जैसे कहते स्नेह करती हूँ, आई लव यू एक्सट्रीमली, बहुत ही गहराई से, दिल से आप तुम्हें प्रेम करती हूँ। और अगर हम कहें इसको थोड़ा सा और भी श्रद्धा वाली बात कहें, आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट, आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो यानी कि व्यक्त करने के लिए, प्रेम व्यक्त करने के लिए मेन शब्द ये हैं। इनको अलग अलग तरीके से अपनी दिल के भावों को व्यक्त कैसे कर सकते हैं वो इस तरह से है। अब यहाँ पे एक संस्कृत में और मैंने लिखी है लाइन, अहम त्वाम अतीव स्नेह करोमि, मैं तुमसे, त्वाम यहाँ पे द्वितीय भक्ति आया यानी तुमको, तुमसे यानी तुमको आता ना, मैं तुमको अतीव मैंने बहुत ही स्नेह करती हूँ। और एक होता है ये इस तरह से भी प्रकट किया जा सकता है, त्वयि स्नेहयामि, स्नेहयामि जो है ना ये उत्तम पुरुष एक वचन को शो कर रहा है। यहाँ पे करोमि भी उत्तम पुरुष एक वचन को शो कर रहा है। एक वचन में उत्तम पुरुष में मैं, अकेला मैं ही होता है एक वचन। तो यहाँ पे अगर हम अहम ना भी लगाएं तब भी हम ये शो कर सकते हैं त्वाम अतीव स्नेह करोमि, है ना। और त्वयि स्नेहयामि, त्वयि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आया है, यानी तुम पर स्नेह है, मुझे तुम पर स्नेह है, तो इसका मतलब ही मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये इस तरह से सेंटेंस आते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें सर्वनाम क्या है। मुझे, तुमसे, मैं तुमसे, मेरी, तुम पर। अब ये वाले शब्द जो है ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मैं, तुमसे और मैं शब्द जो है ये उत्तम पुरुष में है, और तुम से रिलेटेड जितने भी शब्द है वो सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने ये शब्द देखे जो कि सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर संस्कृत में अहम सर्वनाम है, त्वाम सर्वनाम है, त्वयि सर्वनाम है। इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश में आई सर्वनाम है। इंग्लिश सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, यानी कि आई प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है। इस तरह से ये सर्वनाम और प्रोनाउन हमने ढूंढे और एक कॉमन सेंटेंस के साथ हमने इसे ढूंढे, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में एक फ्रेंडशिप प्रकट करने के लिए भी अपना स्नेह प्रकट करते हैं, तो यही वाले शब्द बोलते हैं और इन्हीं के द्वारा हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कितनी पसंद आई। बाय बाय।